बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। जूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ के एपिसोड नंबर 215 में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 15 नवंबर 2021 एंड इट इज़ मंडे। अगर आज की मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की आज की क्लोजिंग हुई 45,736 की। हाई की बात करते हैं, मार्केट ने जो अपना आज तकरीबन हाई बनाया था 45,910 का, और लो की बात करते हैं, मार्केट ने अपना लो बनाया था 45,537 का। ये इसके अलावा जो है आज के सी आर शेयर्स के वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो तकरीबन वॉल्यूम्स अगर यहाँ पर कहीं नज़र आ जाए तो वॉल्यूम मुझे शो हो रहे हैं। तकरीबन हमारे पास है वॉल्यूम 57.24 मिलियन शेयर्स का कारोबार जो है वो आज के दिन जो है वो देखा गया। ये इसके अलावा आज की करंट पोजीशन देख लेते हैं मार्केट की। मार्केट ने क्या कैसे बिहेव किया। जैसे ये आप लोगों को एक मूविंग एवरेज नजर आ रही है 200 की, ये मूविंग एवरेज मैंने लगाई हुई है। ये मोस्टली बड़े टाइम फ्रेम की मूविंग एवरेज जो है वो इसीलिए लगाई जाती है ताकि थोड़ा सा एवरेज पता चल जाए कि बड़ा प्लेयर किस एवरेज के साथ जो है वो काम करता है। ये थोड़े से ये वॉल्यूम को मैं ज़रा डार्क कर रहा हूँ कि वॉल्यूम ज़रा वाजिया नजर आए। थोड़ा सा मैं ईजी हो जाता हूँ इसमें। जैसे ये भी हमने डार्क कर दिया, ग्रीन वॉल्यूम भी। तो यहाँ पर जो है ना, जैसे ये मूविंग एवरेज है 200 की मूविंग एवरेज चलती हुई आ रही है। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर ये हमारी मूविंग एवरेज पहुंची, और तकरीबन इसी मूविंग एवरेज के करीब करीब जो है आज ये वाली कैंडल जो बनी, जिसको हम लोग डोजी कैंडल भी जो है वो कहा जाता है। ये इस तरह की डोजी कैंडल हमें यहाँ पर भी देखने को मिली थी। जब मार्केट यहाँ से ये ऊपर जा रही थी और फिर एक डोजी कैंडल बनी, और उसके बाद एक और कैंडल बनने का मतलब ये होता है कि ये जो है हमारा इवनिंग स्टार एक पैटर्न इसको कहा जाता है। ये इवनिंग स्टार पैटर्न बना और उसके बाद मार्केट हमें थोड़ी नीचे, यानी तकरीबन 47,000 से नीचे आती हुई जैसे अभी पहुंच गई है 45,736। तो आज की ये डोजी कैंडल जो है ये इस चीज को इंडिकेट करती है कि हो सकता है ये ट्रेंड रिवर्स यहाँ से कर जाए। अगर कल के दिन जो है एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर बन जाती है, जैसे आपसे शेयर भी किया गया था कि आज के दिन 45,720 का लेवल इंपॉर्टेंट है। इससे ऊपर मार्केट अगर अपनी क्लोजिंग देती है तो ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव जो है वो घूम सकता है ट्रेंड। और अगर कल यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल हमारी बन जाती है तो बहुत चांस है कि ट्रेंड जो है वो ऊपर चला जाएगा, यानी मार्केट हमारी कदर बेहतर हो जाएगी। यहाँ पर कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे हम हर तकरीबन कहा जाता है 5 कैंडल के बाद जो है ना कैंडल का जो ना ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल थी हमारी, एक ग्रीन कैंडल, दो, तीन, चार, और ये 5 कैंडल बनी। 5 कैंडल बनने के बाद अगली जो है ना फिर बनती है 3 कैंडल्स हमारी। ये इलियट वेव्स थ्योरी के बारे में थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ आपको। 5 कैंडल बनी, 5 कैंडल का अप ट्रेंड के बाद एक साइड वेव चलना शुरू होगी, एक, दो, तीन, फिर 3 कैंडल के बाद जो है ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। 5 और फिर 3, 8। तो यहाँ पर जो है एक, दो, तीन, चार, 5 कैंडल बनी, और फिर एक, दो, तीन कैंडल के बाद ट्रेंड रिवर्स हो गया। ये तो अगली फिर 5 कैंडल बनेगी, एक, दो, तीन, चार, और ये पांचवी कैंडल, और ये छठी उम्मीद है कि ये जो अब कैंडल बनी है ये ट्रेंड को जो है वो रिवर्स करेगी इंशाल्लाह। और लेवल जो है फिलहाल आपके जहन में ये लेवल होना चाहिए, जैसे ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पर, इसी सपोर्ट के साथ मार्केट टच करके वापस ऊपर चली गई थी और वापस अब यही इसी सपोर्ट के करीब तकरीबन पहुंची है। और इस पोजीशन में मार्केट लग रही है कि यहाँ से रिवर्स करेगी। ये लेवल जो है मार्केट का 45,446, अब ये मार्केट का लेवल जो इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करके यानी कि ऊपर चलेगी फिर तो ठीक है। अगर यहाँ से कल के दिन मार्केट 45,446 से नीचे नीचे क्लोजिंग दे दी अगर कल के दिन, तो फिर काफी चांस है कि मार्केट थोड़ा और नीचे, यानी ये मैंने डे का टाइम लगाया हुआ है, फिर मुझे थोड़ा बड़ा टाइम लगाना पड़ेगा। तो बड़े टाइम में मार्केट जैसे ये वाला लेवल है 43,824 के राउंड अबाउट भी मार्केट के फिर आने के चांस बनेंगे। लेकिन कल की ओपनिंग जो है यानी कल की क्लोजिंग मार्केट की थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ पर आप लोगों की तरफ आ जाते हैं, आप लोगों के क्या क्वेश्चन है आज के दिन, वो क्वेश्चन ले लेते हैं। ये जी जाजेब साहब, मैं आपको सर अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी, अस्सलाम वालेकुम खैर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सर थैंक यू वेरी मच, ज़ूम सेशन लिया, काफ़ी क्रिटिकल पोजीशन है आजकल मार्केट की। जी हाँ जी, सर सर्फ की बाइंग थी एडवाइस के मुताबिक 12 रुपए 40 पैसे पे। ठीक है। आज 11 रुपए 26 पैसे पे क्लोज हुआ है, तो इसके बारे में काइंडली कोई गाइड सर कर दें, फर्दर फिर क्या करना चाहिए? फिलहाल जो है ना सर्विस फैब्रिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है एज इट इज ना, ऑलरेडी तकरीबन ये अपने बॉटम पर लगा हुआ है, और खास तौर पर जिस डिफॉल्टर न्यूज़ की वजह से ये नीचे आया था उसकी जो है ना वो इतनी कोई बड़ा इसमें मसला नहीं है सर्विस फैब्रिक की। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगर एक दो दिन मार्केट थोड़ी सी बेहतर होगी, जैसे हम कह रहे हैं कि हो सकता है ये ट्रेंड यहाँ से जो है वो घूम जाए, तो आपका सर्विस फैब्रिक जो है ये भी आराम स्कूल से ठीक ठाक तेज हो जाएगा।
अगर आने वाले दिनों में इन्हीं जो इसके करीब करीब के लेवल है, ये 12 रुपए के राउंड अबाउट अगर ये मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाती है, ये सर्विस फैब्रिक आपका ऊपर चला जाता है, तो फिर ये 14-15 के लेवल जो है वो आपको इंशाल्लाह दिखाएगा। तो यहाँ पर रिस्क नहीं है सर्विस फैब्रिक के अंदर। वक्त ही ये थोड़ा सा आपकी प्राइस से नीचे आ गया, अदरवाइज ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओवरऑल आप देखें मार्केट आज नेगेटिव ही क्लोज हुई है, यानी जिस रेट पर थी उसी रेट के करीब करीब ही ओपन हुई है, काफी स्टॉक नीचे है, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रेशर था सेलिंग का। अदरवाइज आप देखेंगे कि इंशाल्लाह अगर 2 दिन भी मार्केट हमारी ठीक हुई तो आपका सर्विस फैब्रिक 12.5-13 रुपए के करीब करीब पहुंच जाएगा ये। जी अली अदर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि मैं 2 लाख रुपए के ना एवीएन के शेयर लेने में इंटरेस्टेड हूँ। तो सर वो करंटली वो लेवल बता दें, जिस तरह वो 100 की अपनी सपोर्ट 90 के आ रहा है, तो किस तरह मैं उस पे अपना जो है वो स्टॉक का पोर्टफोलियो क्रिएट करूँ? काइंडली उस पर अपना ओवरव्यू दे दें। थैंक यू। सर इस तरह ना, अगर आपने 2 लाख एवीएन के अंदर डाले हैं तो फिलहाल तो आप डालें ना 50,000 टोटल, बाकी 1.5 लाख रुपए आप संभाल कर रखेंगे। और 50,000 जो है ना, अगर एवीएन इसी रेट पर भी आप इसको ले सकते हैं, नीचे इसकी सपोर्ट है तकरीबन 98 रुपीज की, तो यहाँ पर 98 में ले ले चाहे 100 में ले ले, चाहे यहाँ पर भी लेने में बुरा नहीं है। आप 102 रुपये में अगर एवीएन लेना चाहते हैं तो भी यहाँ पर बुरा नहीं है एवीएन, तो यहाँ पर ले ले 50,000 के। फिर जब ये क्रॉस करेगा कम से कम 115 रुपये, फिर दोबारा अगले जो 50,000 रुपये हैं वो अपने इसके अंदर डाल लें। और फिर इसके बाद ये क्रॉस करेगा कम से कम 132 रुपये, फिर आपने एवीएन के अंदर मजीद 50,000, और आखिरी जो 50,000 आपने तब डालना है जब ये तकरीबन 145 रुपये का लेवल जो है वो क्रॉस करेगा ये। इस तरह करके आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है वो डिवाइड करना है। ऊपर नहीं जाता, अगर नीचे आता है एवीएन तो फिर कुछ भी नहीं डालना, जो 50,000 पड़ा हुआ है बस वही पड़ा रहने दे। 1.5 लाख रुपए अपना सेव करके रखना है आपने। जी मियाँ जैद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम। ये आपसे पूछना था कि ये हैस्कोल का आज तकरीबन 2:45 से 3 बजे के अंदर बड़ा इसमें एकदम ऊपर को गया है ये शेयर, तो इसमें कोई एंट्री ले सकते हैं या इसमें कोई गुड न्यूज़ वगैरह है इसमें कोई? जी सर फिलहाल तो वो स्कूल ने आज अपना रिजल्ट ही शो किया, और आई थिंक ठीक ठाक जो है वो नेगेटिव रिजल्ट जो है ना, इसको टाइम दिया गया था अपने रिजल्ट शो करने का, तो वो इसने शो किया। हो सकता है ये डिफॉल्टर लिस्ट से भी हम निकल जाइए। स्कोर सर फिलहाल जो है काफी बॉटम पर है इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप इसको रखना चाहते हैं, लेकिन ये आपको काफी टाइम लगाएगा ये। बेहतर ये कि जब ये अपने कोई ब्रेकआउट दे दे उसमें अगर आप इसके अंदर एंट्री लेंगे तो फिर आपका ये टाइम जाया नहीं करेगा। फिलहाल जो करीब करीब का ब्रेकआउट लेवल है इसका, कम से कम जो है वो 10 रुपए का लेवल, अगर 10 रुपए ये ब्रेक करता है अच्छे वॉल्यूम के साथ और ऊपर निकल जाता है तो फिर ये उम्मीद है कि और भी ऊपर जाता जाएगा। तो थोड़ा सा इसको टाइम देगा, अभी लॉसेस इसके काफ़ी हैं, तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अरसा 6 से 8 के दरमियान अभी घूमता रहेगा ये। 10 रुपए जिस टाइम ये क्रॉस करके अच्छे वॉल्यूम के साथ फिर 15-20 रुपए पर भी चला जाएगा, वहां पर आप लेंगे तो आपका बिल्कुल भी टाइम भी ज़ाया नहीं होगा और 4 पैसे आप जल्दी कमा लेंगे इसके अंदर ये। जी रियान अहमद साहब सऊदी अरेबिया से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे दो सवाल थे। एक ये था कि जो सुनने में आ रहा है कि हमारी मार्केट इमर्जिंग मार्केट से फ्रंटियर मार्केट में चली गई है, तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं मार्केट में, और एज ए इन्वेस्टर मेरे क्या कंसर्न होने चाहिए इसके ऊपर। और सेकेंडली ये कि सर ये जो स्टॉक शेयर की जो प्राइसेस होती है, क्या इसमें कंपनी जो है वो फिक्र नहीं करती कि हमारे स्टॉक की प्राइसेस क्या है क्या नहीं है, वो बढ़ने के लिए एफर्ट्स नहीं करती हैं? अगर हम कहते हैं कि फंडामेंटली अगर रिजल्ट्स उनके अच्छे आते हैं तो उनके शेयर्स के प्राइस बढ़ना चाहिए। हिस्टोरिकली हमने देखा है कि मार्जिन्स भी अच्छे आ रहे हैं, प्रॉफिट भी अच्छा आ रहा है, अर्निंग पर शेयर भी अच्छा आ रहा है, लेकिन स्टॉक के प्राइस वही हैं या कम हो रहे हैं। तो काइंडली जरा इस पे गाइड करें। जी जी सर बहुत अच्छा सवाल है आपका ये वाला। पहली जो आपकी बात है कि MSCI से पाकिस्तान जो है ना वो निकल कर जो फ्रंटियर मार्केट में जो है वो आ गया है, और इसके लिए जो उन्होंने डेट रखी हुई है वो 30 नवंबर जो है ना वो फाइनल डेट आप इसकी सिलेक्ट किया, जिसकी वजह से फॉरेन जो है वो अपना माल बार बार बेच रहे हैं, और 30 तक उनको टाइम दिया है कि अगर आपने अपना माल जो भी क्लियर करा है। हमारी कुछ ही कंपनीज थी जो MSCI में जो है वो ट्रेड कर रही थी ये। इससे तो एक तो ये फर्क पड़ता है हमारी मार्केट में कि ओवरऑल फॉरेन का जो है वो इनफ्लो कम से कम हो जाता है ये। जिस तरह इंटरनेशनल हमारी मार्केट स्टॉक्स ट्रेड कर रहे थे वहां पर वो ट्रेड नहीं करते, तो उनका वॉल्यूम जो है वो काफी हद तक जो है वो सुकड़ जाता है ये। उसमें हमें क्या कंसर्न होना चाहिए, हमें हमारी मार्केट जो है वो ज्यादातर पहले डिपेंड फॉरेन पर करती थी, लेकिन अब कुछ के फॉरेन का हाथ तकरीबन काफी हद तक निकल चुका है। अब ये मार्केट पहुंच के लोकल के हाथ में ये। तो लोकल जो है वो जिस तरह आप उसके साथ ट्रीट करेंगे बेहतर यह है कि हमारी स्ट्रेटेजी यहाँ पर यही होनी चाहिए कि हम स्टॉक पहले तो देखें
कि किस स्टॉक को हम किस लेवल पर ले रहे हैं, चाहे वो MSCI में था, फ्रंटियर में था, अब तो फ्रंटियर ही होगी, बड़ी छोटी मार्केट होगी, वॉल्यूम तो श्रिंक हो गया, लेकिन हमने तो अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक स्टॉक को जो है वो पिक करना है, ये बॉटम पर हमने लेना है और हाई पर जो हमने किसी भी स्टॉक को जो है वो बेचना है ये। और ये वाला जो कंसर्न था कि जी पहले बहुत ज़्यादा हमारा वॉल्यूम जनरेट हो जाते थे, बहुत ज़्यादा फॉरेन बाइंग आ जाती थी, वो उसी MSCI की वजह से ही हमें नज़र आता था कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लो जो है मार्केट के अंदर जो है वो चलता था ये। और जो है आपका रह गया सेकंड क्वेश्चन, सेकंड 1 मिनट दोबारा ज़रा रिपीट करें, थोड़ा सा मेरे जहन में से निकल गया आपका सवाल। जी दोबारा अनम्यूट करें रियान भाई ज़रा। जी जी सर, सर दूसरा सवाल ये था कि जो स्टॉक की प्राइसेस होती हैं, जी तो कंपनी कंपनी के कंपनियां जो बारे होती है वो जी जी कंसर्न। जी सर, कंपनी ज्यादा कंसर्न नहीं होती, कंपनी असल में अपनी प्रोडक्शन में लगी होती है, कंपनी की ज्यादा कोशिश यही होती है कि उनकी प्राइस ज्यादा ऊपर ना जाए। उनको इस वजह से भी होता है कि प्राइस जितनी कम होगी उतना ज्यादा इनका शेयर ट्रेड भी करता है, आम इन्वेस्टर भी उनका स्टॉक ले सकता है। इसीलिए बाज औकात हम देखते हैं कि कंपनी अपने बड़े बड़े स्टॉक को स्प्लिट कर देते हैं, बार बार आपको राइट शेयर भी कंपनी देती हैं, वो इसी वजह से ज्यादा राइट शेयर इसी वजह से देते हैं कि एक तो स्टॉक की प्राइस रीजनेबल हो जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी और ज्यादा लोग उसके अंदर जो है वो काम कर सकेंगे ये। तो कंपनी कम प्राइस में जो है ना वो खुश रहती है, पैसा उनका चलता रहता है, और कम ही लोग, यानी ऐसा होता है कि कम लोग बल्कि ज्यादा लोग जो है कम प्राइस में खुश रहते हैं, और जितनी स्टॉक की प्राइस बढ़ती जाती है उसमें कम लोग इसके अंदर रहते हैं, मैक्सिमम लोग इंटरेस्ट नहीं लेते क्योंकि वॉल्यूम जनरेट नहीं होते, लोग अपना पैसा उस कंपनी के अंदर नहीं डालते। तो अल्टीमेटली जो है वो रिजल्ट यही है कि जिन कंपनी के रेट थोड़े थोड़े हैं वो कंपनियां खुश हैं, और जिनके बड़े हो जाते हैं रेट, या तो वो डिविडेंड की शक्ल देकर आप अपनी प्राइस को लो कर लेते हैं, या राइट शेयर देकर। अभी हमने देखा कि रिसेंटली बहुत सी कंपनियों ने बेताशा राइट शेयर की उन्होंने बम्बार लगाई हुई है। तो इतना ज्यादा राइट शेयर देने का मकसद क्या है कि जितना शेयर ज्यादा होगा उतने लोग इसके अंदर जो है वो पैसा डालेंगे, और जितना पैसा आप लोग डालेंगे वो अल्टीमेटली कंपनी को ही जाता है वो पैसा, ये वाला। तो बस यही वाला प्रॉब्लम है, और कोई इसका मसला नहीं है ये। जी मीर याकूब अली साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सर बड़े दिनों बाद सर आपने जूम सेशन कॉल किया है। जी अच्छा काजी साहब, मार्केट फंडामेंटल, सेंटिमेंट और टेक्निकल्स ये सब नेगेटिव में है, जी और ये तब्दीली सरकार की जो परफॉर्मेंस है अगर इसी तरह कंटिन्यू रही तो जी मार्केट जिस तरह पहले अब्बा जी को हाथ लगाया था, अब मेरे ख्याल से दादाजी को हाथ लगा के वहां पे सजदा रेज हो जाएगी। तो आपका क्या व्यू है इस बारे में? जी और दूसरा मेरा सवाल है यूनिटी के राइट शेयर के बारे में, जी उसके बारे में थोड़ा सा अपना व्यू बता दीजिएगा। जी थैंक यू। सर, मार्केट का ओवरऑल व्यू तेरा, मार्केट के अंदर कोई खराबी नहीं है, मार्केट के टेक्निकल्स भी बिल्कुल सही है, कंपनी के फंडामेंटल्स भी बिल्कुल सही है, जो कंपनी ने रिजल्ट अपने अनाउंस किए तो इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिले इस दफा कंपनी के अंदर, कोई किसी के अंदर भी कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। सिर्फ यहाँ पर प्रॉब्लम हमारी पॉलिटिकल जो सिचुएशन चल रही है, अनसर्टेनिटी की सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ जो है ये है, ये जो आखिर में आपने बात की है। आज अगर आपके ये पॉलिटिकल सिचुएशन बेहतर हो जाते हैं, हालात बेहतर हो जाते हैं, और जिस तरह की हम लोग आजकल उल्टी पुल्टी खबरें सुन रहे हैं, आज जैसे वो एक जज साहब ने भी एक और जो है न्याय इंकशाफ किया, तो ये सारी वो खबरें हैं जो बड़े इन्वेस्टर को जो है वो थोड़ा सा बैक कर देते हैं। ये अभी वॉल्यूम बिल्कुल मार्केट के अंदर लो है, वो इसी वजह से लो है कि ये जो आपकी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है वो मौजूद है। अभी कोई पता नहीं है हुकूमत ने इसने पूरे 5 साल भी पूरे करने हैं या नहीं करने, क्या ये जो अनसर्टेनिटी इसी वजह से तो है ये सारी। तो जब तक ये क्लियर नहीं होती मार्केट, हो सकता है इसी तरह रहे। ओवरऑल मार्केट की अगर हम लोग बात करें, मार्केट के अंदर टेक्निकली भी कोई इतना बड़ा फॉल्ट नहीं है, और फंडामेंटली तो मेरे ख्याल में जो इस दफा कंपनी ने जो रिजल्ट शो किए वो आउटस्टैंडिंग किस्म के रिजल्ट हैं। सिर्फ थोड़ा सा पुश चाहिए मार्केट को। आज अगर ये पुश मिल जाता है, इधर से खबरें अच्छी आना शुरू हो जाती हैं सियासी तौर पर, तो आप देखेंगे कि मार्केट किधर जाती है फिर। और बाकी सर यूनिटी का भी राइट शेयर तो उसने अनाउंस किया, अभी तो टाइम बहुत ज्यादा उस यूनिटी के राइट शेयर में मौजूद है। एज इट इज अगर यूनिटी की बात करें, यूनिटी फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है ये। तो अगर आप किसी को राइट शेयर इसका मिलता है तो राइट शेयर को ना सब्सक्राइब करें, उसको बेच दें, क्योंकि 27 रुपये का आपको राइट पड़ेगा। तो रेगुलर भी स्टॉक उसका 27 रुपये का ही है, तो बेहतर यह है कि जब आएगा, अभी तो बहुत दूर है ये, अभी यूनिटी का राइट जब आ जाएगा तो फिर हम उसको डिस्कस भी कर लेंगे ये। जी मुसद्दक साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है ये फ्लाइंग सीमेंट को से लेके इनका एक डिस्क्लोजर आया है
जी अगर आपकी नजर से गुजरा हो, ये अपने शेयर्स जो हैं ये 400 बिलियन से कुछ 800 बिलियन से डिवाइड करना चाह रहे हैं। जी तो ये इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फ्लाइंग सिमेंट के शेयर के ऊपर, सर इसे जरा एक्सप्लेन कर राइट दें। ये मैंने राइट दे रहे हैं या स्प्लिट करें हमने आपको? नहीं, ये मुझे लगता है स्प्लिट कर रहे हैं। मैंने ये आपको जो इसका जो डिस्क्लोजर है ना आपके व्हाट्सएप के ऊपर भी सेंड किया है, चले तो सर इसको जरा अब देख के बता दें पढ़ सर। लूंगा मैं। सर इसमें वही अभी जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं ना, कोई भी स्टॉक जो है जब अपने आप को जो है वो या तो स्प्लिट करता है या फिर अपने राइट शेयर बढ़ाता है, तो वो अपनी प्राइस को बिल्कुल मिनिमाइज करने के लिए, ताकि मैक्सिमम लोग जो है इसके अंदर पैसा डालें। ये अब यही फ्लाइंग अभी 14 रुपए का है, कल को अगर ये स्प्लिट होकर अगर 4 बिलियन से 8 बिलियन का रहे हैं, तो प्राइस भी डेफिनेटली 14 रुपए से 7 रुपए की इसकी प्राइस आ जाएगी। ये तो 7 रुपए में लोग ज्यादा कंफर्टेबल है, 14 रुपए में हो सके थोड़े कम लोग कंफर्टेबल हो। तो बाकी और एज इट इज कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क यही पड़ेगा कि अब वो 7 रुपए का ही रहेगा, साल से वो 20 रुपए तक नहीं जाएगा फिर जो इसकी प्राइस होगी, जो इसकी एक्चुअल प्राइस निकलेगी ये, क्योंकि अब तो वो स्प्लिट हो चुका है। ये अगर इसकी एक्चुअल प्राइस 18-19 रुपए बनती है, वो हमें फिर इसका रेफरेंस देखना पड़ेगा कि इसका एक्चुअल रेफरेंस क्या है। फ्लाइंग सिमेंट का बेसिकली जो असल प्राइस है वो तकरीबन 20 रुपए के राउंड अबाउट इसकी प्राइस बनती है। ये अगर हम इसको कैलकुलेट करें इसके फंडामेंटल के हिसाब से, ये 20 के राउंड अबाउट, तो फिर ये होगा कि इसकी मैक्सिमम प्राइस 10 रुपए रहेगी, चाहे वो राइट दे चाहे वो अपने जो है ना इसको स्प्लिट कर दे। ये जी अकील मकसूद साहब, मैं आपको सर अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सर ये पूछना था कि ये राइट शेयर जो है यूनिटी की, मेरे पास 34 रुपए की बाइंग है यूनिटी की, तो राइट के से पहले बेच दें या राइट के बाद बेचें इसको, इसलिए कि कम हो रहा है। जी सर फिलहाल तो ये बेचना नहीं बनता ना, राइट आप इसको क्यों बेच रहे हैं? बस जब राइट आ जाएंगे उसी को आपने बेच देना है बस। वो अगर 2 रुपए का राइट आपको देते हैं और ये 27 रुपए से 25 रुपए पर आ जाता है, तो वो समझे आपकी उतनी प्राइस उतनी रहेगी। 2 रुपए का जो राइट आएगा बस आप उसको बेच देना, रेगुलर आपका यूनिटी एज इट इज आपके पास मौजूद रहे। कल को फिर यूनिटी वही अगर हो सकता है इस राइट से वो अपनी कंपनी की अगर ग्रोथ करते हैं, तो आने वाले दिनों में आपका ये 34 तक तो पहुंच ही जाएगा फिर ही। अभी इसके टेंशन ना ले सर, इतना कोई बुरा नहीं है, राइट शेयर इसका बेहतर ही होगा ये अगर आ जाता है तो। जी सैयद उबैद साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे, मेरा क्वेश्चन ये था कि पीपीएल मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था, मेरी 79 की बाइंग थी, अब ये तकरीबन 72 या 73 के करीब है। तो इसको एवरेज करने की पोजीशन है या जो मार्केट की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है इसके मुताबिक थोड़ा वेट करना चाहिए? जी सर बिल्कुल इसी तरह ही है ना, ये मार्केट फिलहाल थोड़ा सा आपने इसको वेट करना है। ये अभी उस तरह पैसा ना डाले मार्केट के अंदर, ना ही किसी स्टॉक को फिलहाल एवरेज करेंगे। इसके पीपीएल के बहुत से चांसेस है कि ये तकरीबन 68 रुपीज़ के लेवल तक भी जो है ये आ सकता है। ये वो जब 68 पर आना शुरू हो जाए, वो तकरीबन इसके बॉटम लेवल शुरू हो जाएंगे 68 65, और ये बहुत अट्रैक्टिव रेट है इसके पीपीएल के। ये या दूसरी पोजीशन यही है कि ये दोबारा वो 80, जहाँ से 80 से ये नीचे आया 80 का हाई बनाकर, या 80 को ब्रेक करके ऊपर निकल जाए। तकरीबन इसका जो सही ब्रेकआउट बनेगा वो 84 का बनेगा। अगर ये 84 का ब्रेकआउट दे के ऊपर निकल जाता है, तो वहां पर दोबारा इसको लेना बनेगा। तो दोनों पोजीशन आप अपने, अभी ये बीच में लटका हुआ है, 65 और 80 के बीच में लटका हुआ है ये, तो या तो ऊपर जाए या नीचे जाए, तब आपने इसके अंदर ऐड करना है। अदरवाइज वैसे आपको टाइम ज़ाया करेगा ये आपका पीपीएल। ये तो वो मार्केट अगर वॉल्यूम, जब तक मार्केट के अंदर वॉल्यूम ही अच्छी आएंगे तो ये पीपीएल भी नहीं चलेगा। ये ऑयल सेक्टर इकट्ठा ही परफॉर्म करेगा, और ये तब ही परफॉर्म करेगा जब वॉल्यूम जनरेट होंगे मार्केट के अंदर। इतने ठंडे वॉल्यूम में ना पीपीएल चलेगा, ना ओजीडीसी चलेगा, ना आपका पीओएल चलेगा, और बाकी बड़े बड़े जो है आपके अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, ये सारे इकट्ठा सेक्टर है हमारा ऑयल एक्सप्लोरेशन और रिफाइनरी का। ये जी मोहम्मद जाहिद साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। वालेकुम अस्सलाम। सर जी मैंने ना डबल जीएल का पूछ रहा था, 33.90 की बाइंग है, तो क्या करूँ, इसको होल्ड करूँ या सुबह सेल कर दूँ? जी सर डबल जीएल जो है ना फिलहाल बेहतर है। अभी आपने इसको बेचना नहीं है, जब तक ये तकरीबन 32.5 रुपए से ऊपर है, तब तक आपने इसको रखना है ये, ठीक है जी जी। अगर ये अभी 34.5 पर इसकी क्लोजिंग हुई है, 34.15 रुपए। कल अगर ये क्रॉस कर जाता है 35 रुपए से ऊपर, तो आपने फिर 33.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। जो 1 रुपया ऊपर जाता जाएगा, नीचे से स्टॉप लॉस आपने 1 रुपया ऊपर करते जाना है फिर उसको। ठीक है ठीक है।
ठीक है। ये अप ट्रेंड में है। डबल चीएल जो है, ट्रिपल चीएल को एकदम ना बेचे इसको, और ये देगा आपको पैसे। अगर ये 35-36 रुपए क्रॉस कर गया तो ये 40-45 पर भी आराम सुकून से फिर चला जाएगा ये। जी ताला साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब फूड का पूछना था, यूनिटी का। तो मैं कैश पे हूँ बिल्कुल, इसको कहाँ तक बाय करना चाहिए, करना भी चाहिए या नहीं? जी जी सर, यूनिटी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वक्ती लोग पैनिक हुए हुए शायद इसके राइट शेयर की वजह से ना। अगर आने वाले दिनों में ये आपको 25 या 26 के दरमियान में कहीं आ जाता है तो बिल्कुल इसको लेना बनता है यूनिटी को ये। और फिर आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसके अंदर थोड़ी तेज़ी आएगी ये। जो ही अगर इसका राइट शेयर आ जाता है या राइट शेयर की डेट करीब आएगी तो आपको यूनिटी के अंदर तेज़ी नज़र आएगी। रेगुलर स्टॉक और जो राइट शेयर होता है उसकी प्राइस में कम से कम 1-2 रुपए का फ़र्क लाजमी इनको अट्रैक्ट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा ये। अगर इनका राइट शेयर जैसे हमने कैलकुलेट किया वो पड़ेगा 27 रुपए का, और अगर इनका रेगुलर स्टॉक 25 रुपए का या 26 रुपए का होगा तो ये तो जो है ना कोई बिल्कुल अनपढ़ भी बंदा हो ना उसको भी इस बात का अंदाजा होता है कि रेगुलर 25 का मिल रहा है तो राइट शेयर 27 का, वो बेवकूफ़ है कि उसको सब्सक्राइब करेगा ये कंपनी वालों को भी पता होता है। उनको लाजमी फिर उनका जो रेगुलर स्टॉक है वो 29-30 का करना पड़ेगा, तब लोगों को उसके अंदर अट्रैक्शन नजर आएगी कि हम 27 का अगर राइट शेयर भरते हैं तो 1-2 रुपए हमें कुछ नजर आएंगे, तब वो भरेंगे। अदरवाइज तो कोई बंदा भी राइट शेयर को भरेगा यानी उसके करीब ही नहीं जाएगा। और जो ही किसी के राइट शेयर आएंगे तो पहली कोशिश होगी 2 रुपए का आता है या 1 रुपए का आता है, पहली कोशिश में वो बेचने में लगेगा इसको ये। जी काशिफ अकरम साहब सऊदी अरेबिया से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन यही मार्केट के लिए था कि जैसे पीपीलीपी की रिपोर्ट अगर डेली की हम देखें तो उसमें भी यही है कि इंडिविजुअल ही है जो ज़्यादा परचेजिंग कर रहे हैं। तो जो आपकी बात है वॉल्यूम वाली, वो किस तरह से यानी कि पॉसिबल होगी इन कमिंग फ्यूचर, यानी कि कुछ समझ नहीं लग रही, तो इसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू देना। जी सर, ये तकरीबन जो है तकरीबन जून से ही हमने देखा कि वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होते गए। इस तरह का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल बड़ा प्लेयर यहाँ से भाग गया। बड़ा प्लेयर आप लोगों का सारा माल जो है वो इकट्ठा कर रहा है। उसने तकरीबन बहुत से लेवल पर, बहुत से स्टॉक्स के अंदर जो है वो अच्छे लेवल पर वो खरीदता जा रहा है और आप लोग बेचते जा रहे हैं। और ख़ासतौर पर जब ये पाकिस्तान MSCI से फ्रंटियर मार्केट में जो है जब इसकी खबर आ गई कि फॉरेन ने भी हर सूरत जो है वो माल बेचना ही है, वो निकलेंगे यहाँ से, तो उसने बड़े प्लेयर ने ऑलरेडी स्टॉक को इतना डिस्काउंट कर दिया कि वो फॉरेन भी जो है वो बिल्कुल लॉस पर अपने स्टॉक बेचे और नीचे के लेवल पर बेच कर जाए। और 30 नवंबर तक आप देखेंगे कि मुसलसल अभी सेलिंग प्रेशर जो है वो चलता रहेगा बीच बीच में करके ये। और वो बड़ा प्लेयर सारा माल इकट्ठा करेगा और जब वो चलाएगा मार्केट को तो फिर आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे कि वो कैसे चलाता है, फिर कैसे वॉल्यूम आएंगे। आप भी हैरान परेशान हो जाएंगे कि ये वॉल्यूम किधर से आए और ये कौन स्टॉक को इतनी तेजी के साथ ऊपर लेके जाएगा। वो फिर अपना करिश्मा आपको दिखाएंगे ये हमारे जो बड़े बड़े इधर बैठे हुए हैं जो स्टॉक मार्केट पर भी छाए हुए हैं ये। तो इसकी आपको या मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि उसने कैसे इसको उठाना है, वो उसका काम है। हमने बस यहाँ पर जो स्टॉक हमने बॉटम के लेवल पर ले लिया बस चुप करके हमने बैठे रहना है और इसका तमाशा हमने देखना है बस ये। तो अब जितने भी अच्छे स्टॉक हैं मैं तो बार बार यही आपसे कह रहा हूँ कि कोई भी अच्छे स्टॉक हैं इन लेवल्स पर अगर आपने ले लिए हैं तो बेहतर ये कि बिल्कुल खामोशी से लेकर बैठे रहे उनके अंदर। तो बाकी डाटा ये फीपी लिपि का जो डाटा है ये कौन बनाता है, यही नहीं तो बड़े प्लेयरों की वजह से ये डाटा बनता है। ये उधर से फीपी गायब होगा तो लिपि आप देखेंगे कि कैसे इसको उठाएगा। ये इंडिविजुअल माल बेच रहे हैं मैक्सिमम इंडिविजुअल डरपोक जो है ना वो बार बार जो है ना माल को स्टे नहीं कर अपने पास ये। और बड़े प्लेयर जो है वो थोड़ा थोड़ा करके आपसे लेते जा रहे हैं मार्केट में ये। जी अमीन बलोच साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर ये जब कोल प्राइसेस बढ़ रही थी तब 4-5% कोल प्राइसेस बढ़ती थी तो सीमेंट सेक्टर को ऑलमोस्ट लोअर लगा होता था। अब ये काफी दिन से कोल प्राइसेस कम हो रही हैं लेकिन ये फिर भी नेगेटिव जा रहा जी भी नेगेटिव था, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए प्लीज। जी सर वही है ना, अभी फिलहाल उस तरह का वॉल्यूम नहीं है ना। ऑलरेडी सीमेंट जो है वो डिस्काउंट हो चुका है नीचे के लेवल पर ना। चाहे आप जो है ना जो बड़े बड़े सीमेंट के स्टॉक हैं मैपल लीफ की बात कर लेते हैं या चिरा सीमेंट की बात कर लेते हैं, ये सारे अच्छे स्टॉक हैं ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट हो गया। अब ज़्यादा नीचे आने के इनके चांस नहीं है। जैसे चिरा सीमेंट की बात करते हैं 147 पर आ गया। अब यहाँ से इन्होंने बाउंस बैक करने हैं और बाउंस बैक के लिए इनको एक अच्छी रैली का इंतजार है, कोई अच्छी खबरें आए तो तब ये स्टॉक को जो है ये ऊपर चलाएं। सारे सेक्टर फिलहाल बिल्कुल रेडी पोजीशन पर है चलने के लिए, हर सेक्टर रेडी है। सिर्फ ये है कि वो उनको पुशअप की जरूरत है।
ये जो बड़े बड़े जो चलाएंगे इनको, यानी चाबी जब ये घुमाएंगे इनके तो ये चलेंगे, तो वो अभी इनको नहीं चलाएंगे फिलहाल जब तक ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी मौजूद है। वो क्या देख रहे हैं वो हम नहीं जानते, जो उनको पता होता है वो हमें नहीं पता होता। वो आगे 6 महीने को देख रहे हैं, साल को देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सिचुएशन कैसी है, तो उसके हिसाब से वो अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। हमारे बस में हो तो हम आज ही, अब जैसे हम तो यही करते हैं कि जितना पैसा एक ही दफा लगा के हम लोग बस इधर फिर बैठ जाते हैं और फिर हम यहाँ पर रोते रहते हैं। वो बड़ा प्लेयर इतना ऐसा नहीं करता कि एकदम अपना अरबों रुपया लगा के और एकदम ऐसे करके ऐसी सिचुएशन में बैठ जाए। वो जो देख रहा है वो हम नहीं देख रहे, लेकिन वो जो देख रहा है वो बेहतर देखता है और वो सही एक्यूरेट देखता है। ये उसको कुछ ना कुछ नजर आ रहा है, तभी वो अपना अभी इसको मार्केट को चला नहीं रहा, और उसने कब चलाना है, राइट टाइम है वो मार्केट को चलाएगा। जैसे आप लोगों के साथ ऑलरेडी मार्केट की जो रिपोर्ट शेयर की मैंने, और खासतौर पर कल परसों भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मार्केट फिलहाल एक बड़ी करेक्शन की तरफ जो है वो चल रही है, और मेरे हिसाब से कम अज कम जो है वो 5-6 महीने की अभी भी मार्केट के अंदर करेक्शन चलेगी ये वाली, और फिर उसके बाद वॉल्यूम जो है वो सही करके जनरेट होंगे। ये हो सकता है ये आपका मई जून यही पर ही गुजारे, इसके अंदर अंदर ही। कई तो आप लोगों में से बहुत लोग थक चुके हैं, और जो थोड़े बहुत रह गए मार्केट पूरी कोशिश करेगी कि उनको भी बाहर निकाले और फिर उसके बाद मार्केट इसको चलाएं ये सही करके। ये जी आसिफ बाजवा साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी गाजी साहब, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, खैर करिए सर। अच्छा गाजी साहब, मैंने 3 जो है ना शेयर्स में पीएसओ, एनआरएल और ये नेट सोल में फंसा हुआ हूँ। काफी हाई प्राइस में मैंने लिए थे, तो अभी ये नीचे है, तो क्या मैं इसको एवरेज कर सकता हूँ अभी? सर कोई एक आध कोई स्टॉक बताए ना, उसको हम देख लेते हैं ना क्या पोजीशन है। एनआरएल तो बहुत अच्छा स्टॉक है यहाँ पर। किस रेट पर लिया हुआ ये आपने? 390 पे लिया था मैंने। हाँ सर, इसको एवरेज करना बनता है तकरीबन 250 रुपए के करीब करीब ना। अभी ये 250 का बॉटम बना के 2 दफा ये ऊपर निकल गया ना, तो अभी ये हो सकता है तीसरी दफा फिर आए इस लेवल को टच करने के लिए 250, 245, 260। तो जो ये एनआरएल इस लेवल पर अगर आ जाता है तो आप इसके अंदर जो है बिल्कुल एवरेज कर सकते हैं यहाँ पर। ये तीसरी दफा टच करना जो है वो इसका बिल्कुल सही होगा। पीएसओ अलबत्ता बिल्कुल बॉटम पर है, पीएसओ को भी लेना बनता है यहाँ पर। थोड़े बहुत आप पीएसओ भी यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं ये, क्योंकि उसके बॉटम लेवल है ये। लेकिन वही है कि कुछ आपने पैसा थोड़ा संभाल के भी रखना है। अगर हो सकता है एक का झटका आखिरी जो है मार्केट को इन्होंने लगाया कि आपको बिल्कुल पैनिक करने के लिए, कि एक आखिरी ट्रायल करते हैं और मार्केट को एकदम से नीचे लाते हैं और एकदम स्टॉक नीचे आ जाते हैं, तो वो आखिरी झटके होंगे मार्केट के। तो उसके लिए आपने अपने आप को बचा के रखना है। ये पैसा आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए कि वो आखिरी झटके में कम से कम आपके पास इतना पैसा हो कि अगर यही पीएसओ जो है 150 पर आ जाता है तो वहां पर आप थोड़े बहुत इसमें जो है और ऐड कर सके। और यही एनआरएल अगर 170, 180 अगर आपको दिखा देते हैं, दिखाने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दिखा भी सकते हैं, क्योंकि यही एनआरएल जो है पिछले साल नवंबर की बात है 23 नवंबर को ये तकरीबन 150 रुपए पर ट्रेड कर रहा था ये, और इसी लेवल को जब इसने 3 दफा टच किया तो फिर ऊपर ये चला गया ये। तो यहाँ पर भी हो सकता है एनआरएल को एक दफा 250, 200 के करीब करीब मार के फिर इसको वापस लेके जाएं तेजी के साथ ये। तो उस सिचुएशन के लिए भी ज़हनी तौर पर आपने तैयार रहना ये। जी यार साहब हैदराबाद से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। पर ये मैंने सर्फ लिया था 16 रुपए पे, तो लास्ट टाइम ये जो एक न्यूज आई थी तो ब्रोकर ने मुझे कॉल की, मैंने 30% तकरीबन लॉस पे सब बेच लिया ना। जी। तो अब ये है कि मेरे पास कैश पड़ा हुआ है, तो वो रिकवर या कुछ कौन से स्टॉक लेने चाहिए या वेट करना चाहिए? सर फिलहाल जो है ना जो अच्छे अच्छे स्टॉक बॉटम पर हैं तो थोड़े बहुत तो आप लें ना, बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि बिल्कुल भी आप फारिग बैठ जाइए, क्योंकि ये बहुत अच्छे लेवल है यहाँ पर। अगर मार्केट यहाँ से घूम गई और अच्छे वॉल्यूम जनरेट होना शुरू हो गया और कोई अच्छी सी खबरें भी आ गई पॉलिटिकल, तो मार्केट घूम जाएगी यहाँ से ये। तो उसमें कम अज कम आपके पास जो सही एक नंबर जो स्टॉक है वो आपके पास होने चाहिए। अगर आपने कोई छोटा स्टॉक लेना है तो छोटे स्टॉक में जो है आपकी नज़र होनी चाहिए कोई सेक्टर आपका कोई फेवरेट हो। अगर सीमेंट सेक्टर में लेना है तो मैपल लीव सीमेंट या गरीबाबाद सीमेंट, इन दोनों में से आप किसी में भी थोड़े बहुत स्टॉक लें, बिल्कुल बॉटम पर लगे हुए हैं। उधर अगर स्टील सेक्टर में जाते हैं तो आगा स्टील बहुत अच्छा है इस लेवल पर, अभी भी तकरीबन वो 27 रुपये पर घूम रहे हैं और ये बहुत अच्छे लेवल है आगा स्टील के ये। तो इनमें से लें, ये थोड़े थोड़े स्टॉक ले लें, सारे ना लें, कम से कम 25% के तो स्टॉक लाजमी पड़े होने चाहिए आपके पास ये। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर चलेगी और ये स्टॉक 25-30% ऊपर चलेगा तो कोई 4 पैसे तो आपके हाथ में आएंगे ना ये। जी शाह जी साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी शाह जी के नाम से। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम ठीक ठाक है अस्सलाम, खैरियत सर। काजी साहब? मेरा कोई स्पेसिफिकली स्टॉक को लेके तो नहीं है क्वेश्चन, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट सिचुएशन है, एनीवे आपने काफी बताया है। मेरा एक पॉइंट ये था कि आपको पता है 6-8 महीने से मार्केट ऐसे ही चल रही है,
अब जो पहले के स्टॉक हाई लेवल पे कुछ लोग निकल गए, कुछ लोग फंसे हुए हैं, मैं भी जैसे कुछ स्टॉक में फंसा हुआ तो नहीं हूँ, यानी वो रेट जब आएंगे तो मैं सेल करूंगा। लेकिन अभी 6 महीने से जो स्टॉक नीचे थे उनमें थोड़ा थोड़ा करके ज़ाहिर एक्यूमुलेशन की, जैसे अभी आपने भी कहा और आपकी लिस्ट है, जैसे एच कार हो गए, पीएसओ हो गए, एवीएन भी नीचे आया हुआ है। लेकिन अब मसला ये है कि स्टॉक में कोई लिमिट या कोई बाउंड्री तो नहीं है ना, आप जितना भी कैश डालते रहें वो मार्केट नीचे आती है, आप लेते रहें या ऊपर जाती है। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पैसा डालें वो फिर थोड़ी, आप मिसाल के तौर पे वेव्स का शेयर है, वेव्स का शेयर थोड़ा ऊपर गया, थोड़ी एक्युमुलेशन की, वो फिर वापस उसी लेवल पे आके खड़ा हो गया। तो जाहिर है आपको भी, आप भी तो ये तो नहीं बता सकते ना कि मार्केट कब चलेगी या कैसे से कौन चलाएगा, लेकिन ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना कि नीचे आती है फिर ऊपर आती है फिर नीचे चली जाती है। तो ये कहीं रुकती है, आपको लग रहा है जाके, मतलब कहाँ रुक रही है, या और नीचे जाएगी, या आप रुक जाना चाहिए, बस वेट एंड सी करना चाहिए? तो ये थोड़ा एक वो है ना, एक उर्दू में कहते हैं तज़ब्ज़ब की एक सिचुएशन है कि समझ में नहीं आ रही है कि हो क्या रहा है ये। तो ये थोड़ा सा इस बारे में बताएं आप। जी सर बिल्कुल, ये तकरीबन सबके साथ ही ऐसा है। इसमें सर होता ये है ना कि जो स्टॉक ऑलरेडी, जैसे आपने वेव्स का नाम दिया, वेव्स जो है 15 रुपए से 18 रुपए 17 रुपए, ये बहुत अच्छे लेवल है वेव्स के। यहाँ पर अगर आप इसको वेव्स को ले लेते हैं 18 पर ले लेते हैं, चले वक्ती ये 16 पर आ जाता है या 15 पर आ जाता है। 15 बहुत शाज़र नाजर केस होता है वेव्स का, जब ये नीचे के लेवल पर डिप ले बहुत बड़ी, तब ये 15 रुपए पर आता है। अदरवाइज 15 18 17 के करीब करीब ये घूमता रहता है। और फिर आपको इस बात पर भी यकीन होना चाहिए कि जो स्टॉक मैं ले रहा हूँ वो प्रॉपर एक कंपनी है और फंडामेंटली जो है वो एक अच्छी कंपनी है। अगर आप इसके अंदर लेकर बैठ जाते हैं तो हालात जो ही मार्केट, ऐसा तो नहीं है कि मार्केट सारी जो है वो टाइम ऐसे ही रहती है। हमने मार्केट को जो है वो 28-23 हज़ार पर भी अभी पीछे आते हुए देखा, कई दफा मार्केट नीचे ही, मार्केट ने बाउंस भी किया, और फिर जब ये रिकवर करती है तो बहुत तेजी के साथ रिकवर करती है, फिर लेने नहीं देती माल आपको ये। अभी जो है जहाँ तक करेक्शन की बात है, अभी मेरे हिसाब से जो है करेक्शन, जैसे ये जून से करेक्शन चल रही है, और ये करेक्शन अभी थोड़ी सी इसी वजह से रुकी हुई है, कंप्लीट नहीं हो रही कि ये अभी आपकी पॉलिटिकल जो है ना बीच में ये जो है ना कटा सटा ये बीच में शुरू हो गया ये। और मार्केट जो है जो बड़ी इसने करेक्शन की, जिसके हिसाब से वो लगता यही है कि ये कम से कम 4-5 महीने मार्केट अभी और भी यहाँ पर लगाएगी। तो 4-5 महीने में हो सकता है कोई ऐसी बड़ी खबर आ जाए जिसकी वजह से पूरी मार्केट ही घूम कर, अब मार्केट ने और नीचे क्या आ रहा है, मार्केट ऑलरेडी ऑलमोस्ट इतनी ज्यादा डिस्काउंट हो चुकी है, और क्या नीचे आएगी। बिल इसके बाद नीचे आने का मतलब यही है कि आपका वेव्स फिर 4-5 रुपए पर आ जाए, और यही आपका पीएसओ फिर 50-60 पर आए, फिर तो यही हो सकता है। इस सिचुएशन में अगर और इन्होंने मार्केट को गिराना, मार्केट को अगर इन्होंने गिराना होता तो ये 43,000 से बैक नहीं करते मार्केट को, उसको वापस 36,000-37,000 तक लेकर आते। तो बड़ा प्लेयर ने इंडेक्स को यहाँ पर मेंटेन करके रखा हुआ है, ऐसे स्टॉक आपके डिस्काउंट हुए हुए। बेहतर यह है कि ज्यादा जो है वो तजब्जब का शिकार होने के बजाय जो अच्छी कंपनी के स्टॉक नीचे आए हुए हैं, चाहे वो वेव्स है, पेल है, ऑटो सेक्टर में आपने होंडा कार, पार्क सुजुकी मोटर, ये एवरग्रीन कंपनीज हैं, और जब ये चलेंगे तो आप इंजॉय करेंगे ये। तो इनमें लेकर थोड़े थोड़े स्टॉक लेकर चुप करके बैठ जाएं, इंशाल्लाह आज नहीं तो कल मार्केट ठीक होगी, और ये स्टॉक फिर आप तरसेंगे कि कभी ये भी स्टॉक इतने नीचे होते थे और मैं देखता रह गया कि ये ले लेता उस वक्त ही। जी अली जहाँ सब लाहौर से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा काजी साहब, फौजी फूड्स के बारे में पूछना था। वैसे तो इसका राइट शेयर भी है मगर ये काफी अच्छे रेट पे है। फौजी फूड सर आपने किस रेट पर लिया हुआ है? नहीं लेना था जी। फौजी फूड सर ले सकते हैं ना, इसको ले लें 10 रुपए से 12 रुपए के दरमियान अगर आप लेना चाहते हैं तो भी अच्छा है। और अगर इसका राइट शेयर 1 रुपए या 1 रुपया 10 पैसे तक आ जाता है तो राइट शेयर भी ले, उस राइट शेयर को सब्सक्राइब भी करें। फिर आने वाले दिनों में हो सकता है कोई झटका लगाकर इस फौजी फूड को, या आखिरी 1-2 दिनों में ये 1 रुपया से भी नीचे आ जाए, तो 1 रुपया या 1 रुपये से नीचे आ जाए तो ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत जबरदस्त रेट है ये। 1 रुपये पर आप इसको ले, और 10 रुपए का इसका जो है वो फेस वैल्यू के साथ इसको भरे, आपको पड़ेगा ये 11 रुपए का। तो 11 रुपए का राइट शेयर इसकी अभी भी 12 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, और बहुत चांसेस है कि ये दोबारा 13-14 रुपए तो इसका नॉर्मल रेट है ये। इससे नीचे रेगुलर स्टॉक के आने के चांस बहुत ही कम है। आप देखेंगे जो ही मार्केट बेहतर होती है फौजी फूड दोबारा 13-14 रुपए पर पहुंच जाएगा। तो 11 का राइट अगर मिले 13-14 पर बेचे तो 2 रुपए भी आपको मिल जाए, और आपके पास 1 लाख स्टॉक हो, 10-11 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हो, तो 2-3 लाख रुपए तो आप कमा ही लेंगे इसके अंदर से ये। जी असर अहमद खान साहब लाहौर से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये टाइम वाइज करेक्शन बहुत अरसे से सुन रहे थे, वो हो गई है, अब वो स्क्रिप्ट वाइज करेक्शन भी हो गई है। तो ये अब ये दोनों चीजें हो गई हैं, तो अब फर्दर कौन सी करेक्शन बाकी है जो अभी होने वाली है?
एक दफा देखते हैं कि इंडेक्स सर बहुत नीचे गिरता है, स्क्रिप्ट गिरते नहीं है, एक तरफ देखते हैं स्क्रिप्ट गिरते हैं, इंडेक्स उस तरह ही रहता है। तो ये क्या कैसे हो सकता है कि इंडेक्स गिरता है और स्क्रिप्ट गिरे ना? तो ये पॉसिबल कैसे है सर? तो ये थोड़ा सा ब्रीफ कर दें सर। जी हाँ सर, इस तरह होता है ना, इंडेक्स को चलाने वाले चंद स्टॉक होते हैं जो इंडेक्स को चलाते हैं। ये पूरी मार्केट तो इंडेक्स को नहीं चलाती। जो बड़े बड़े हैवी वेट स्टॉक हैं उन्हीं की वजह से इंडेक्स ऊपर नीचे होता है। ये जब तक वो बड़े बड़े स्टॉक जो है जिनमें मोटे मोटे नाम ले, तो आपका MCB हो गया, OGDC हो गया, PPL हो गया, POL हो गया, HBL हो गया, FFC हो गया, एंग्रो फर्टिलाइजर हो गया, ये जरा थोड़े हैवी ड्यूटी जो है ना, इस तरह सीमेंट में चिरा सीमेंट और लक्की सीमेंट, ये बहुत हैवी ड्यूटी इनके जो है ना वेटेज है इंडेक्स के अंदर। ये मोटे मोटे 8-10 स्टॉक अपनी जगह पर खड़े रहे तो इंडेक्स कहीं भी नहीं जाएगा। ये चाहे पूरी मार्केट छोटे मोटे जितने भी ट्रीड वेव स्पेल सारे लोड लॉक लग जाए, इंडेक्स अपनी जगह पर खड़ा रहेगा। ये अगर वो बड़े बड़े स्टॉक नीचे आ जाते हैं तो फिर इंडेक्स आपका चुप करके नीचे आएगा। ये तो वो इंडेक्स को नीचे लाने वाले वही स्टॉक हैं, बाकी का कोई लेना देना इंडेक्स से इतना ज्यादा नहीं है। ये यानी उनकी वेटेज ही नहीं है, चूंटी की तरह है वो इंडेक्स के सामने। ये तो अगर वो इंडेक्स को ऊपर लेके जाते हैं, ये स्टॉक नीचे आते हैं, तब भी हो सकता है। और बड़े बड़े स्टॉक नीचे आते हैं, इंडेक्स नीचे है, और बायर जो है वो छोटे स्टॉक में, तो छोटे स्टॉक आपको ऊपर चलते हुए नजर आएंगे। जैसे आज भी मार्केट नेगेटिव थी तो आपका पेस पाकिस्तान ऊपर जा रहा था, लॉक के करीब करीब पहुंच रहा था, और भी छोटे छोटे स्टॉक बड़े अच्छे परफॉर्म करे। इवन कि WTR भी 4-5 पैसे नेगेटिव मार्केट में भी ऊपर जा रहा था। ये तो इन छोटे पेनी स्टॉक से तो कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट को, हैवी वेट ड्यूटी से जो है वो सही फर्क पड़ता है। ये बाकी जो है ना करेक्शन एक दफा फिर हम उसको देखते हैं। आखिर में थोड़ा टाइम बचा तो मैं आपको मेरे हिसाब से अभी करेक्शन रहती है, उसको भी हम थोड़ा टेक्निकली जैसे मैं बात करता हूँ तो टेक्निकली हम देखते हैं कि मार्केट को और कितना टाइम जो है वो लग सकता है करेक्शन में। जी लतीफ साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वैसे तो कारी साहब बहुत सारे जो मेजर जो मेरी बाइंग है वो सारे नेगेटिव में है, लेकिन ये छोटे छोटे कुछ बाइंग है। ये यूनिटी है 29 रुपए 23 पैसे की, इसी तरह से ये क्लोवर है 3592 का। तो इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये गरीब वाल है 38 रुपए 12 पैसे का। तो ये मैं इनको निकालना चाह रहा हूँ बेसिकली ना, तो क्या ख्याल है आप जरा अपने प्लीज। सर इनको ना निकाले, ये आपने अच्छे रेट पर लिए हुए ना। अभी यूनिटी आपने 29 रुपए का लिया हुआ है, कोई बुरा स्टॉक नहीं है, यूनिटी बहुत अच्छा है। आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये दोबारा जो है वो ठीक ठाक तेज हो जाएगा। यूनिटी के अंदर कोई खराबी नहीं है। इसी तरह गरीबवाल सीमेंट जो है, ये तो आप समझे कि इस रेट पर भी बहुत मेरे फेवरेट 3 स्टॉक में शामिल है। 28 रुपए पर ये चल रहा है ये, और इसका फ्री फ्लोट इतना कम है कि जो कुछ ही लोग इसको जब खरीदते हैं तो ये आराम सुकून से ऊपर के ऊपर लॉक लगाता चला जाएगा। ये तो बेहतर ये कि अभी आपने जितने भी 2-3 स्टॉक के नाम लिए, और इनके अल्टरनेट अगर आपने कोई ऐसे स्टॉक रखे हुए हैं जो आपको यकीन है कि इनको बेचूंगा तो इससे अच्छे स्टॉक आपको मिलेंगे, तो फिर आप जो है ना वो मेरे साथ शेयर करें तो आप बेशक इनको बेच दें। लेकिन मुझे लगता है कि इनसे अच्छा छोटे स्टॉक में फिलहाल कोई स्टॉक नहीं है। ये बहुत अच्छे स्टॉक हैं ये तीनों। जी मोहम्मद नईम साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा भाई साहब, ये मतलब एविन के बारे में पूछना था। इसने आज 100 रुपए तक नीचे आया है, तो ये अब मस्जिद नीचे आ सकता है सर मार्केट के साथ? सर फिलहाल एवियन नीचे तो नहीं आया, अभी 102 रुपए की इसकी क्लोजिंग है ना, तो नीचे ये आ सकता है तकरीबन। इसकी जो सपोर्ट है वो तकरीबन 98 रुपीज की एक अच्छी सपोर्ट है ये, तो 98 तक आए तो ये तो बहुत अच्छा है। 98 पर अगर आप इसको बाय करते हैं 80 से लेकर 100 के दरमियान, ये बहुत अच्छा है, इसका बाइंग जोन है ये। यहाँ पर आप इसको इकट्ठा करें। एवियन का फ्यूचर सर बहुत अच्छा है ये। इसको जैसे मैं बार बार कहता हूँ, ये सिस्टम के बराबर का जो है वो तकरीबन 19-20 का फर्क है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जितना प्रोजेक्ट वगैरह एवियन को मिले हुए, और जब उनका पैसा सारा एवियन के अंदर आएगा, अभी उसका ऑक्टोपस जो है वो भी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये, तो ये निकल जाएगा सर। ये IT सेक्टर जो है ये एवरग्रीन हमारे आगे आगे बनेंगे, फ्यूचर आगे इन्हीं का है। जी फातिमा बतूल के नाम से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी फातिमा बतूल के नाम से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। काजी साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी जी काफी टेक्निकल तो आपने काफी इंफॉर्मेशन दे दी। किसी स्टॉक के बारे में तो मुझे नहीं मालूम करना, क्योंकि ऑलरेडी आप सारा डिस्कस कर चुके हैं। मुझे मालूम ये करना था कि आपकी कम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग कब शुरू हो रही है और उसमें कौन कौन सी चीजें आप कवर करेंगे जो आपने प्लानिंग की हुई है, जैसे कि
मुख्तलिफ किस्म के चार्ट्स आते हैं, फिबोनाची हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, इस टाइप की उसमें शामिल होंगी या कुछ इसके अलावा कुछ चीजें शामिल होंगी? ये थोड़ा सा ब्रीफ कर दें मुझे, मैं तो काफी दिनों से इंतजार में बैठा हूँ आपके ट्रेनिंग सेशन के। जी जी सर, बिल्कुल तकरीबन ये सारी चीज़ें ही उस कोर्स के अंदर जो है वो शामिल होंगी। डिफरेंट किस्म के कोर्सेज हैं। एक तो कोर्स हुआ है जिसमें सारी चीज़ें तकरीबन, जैसे आपने नाम लिया, इंडिकेटर्स होंगे। इंडिकेटर्स में जो मेन इंडिकेटर जो आपको सही इस्तेमाल करना आने चाहिए, जिसमें यही आपने फिबोनाची का नाम लिया, बोलिंगर बैंड, MACD, RSI, इसके अलावा बहुत कोई फिर जो है ना आपके मूविंग एवरेजेस वगैरह कितने किस्म के होते हैं, कैसे लगाते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, फिर जो ट्रेंड्स वगैरह होते हैं, फिर इसके अलावा जितने भी ये कैंडलस्टिक के पैटर्न्स वगैरह होते हैं, ये सारा तकरीबन एक कोर्स में शामिल है। फिर इसके अलावा जो एक और बड़ा कोर्स है उसके अंदर जितने भी कैंडलस्टिक्स और इसके जो बिहेवियर होते हैं कैंडल्स के, वो सारे दूसरे कोर्स में शामिल है। फिर तीसरा कोर्स होगा जिसमें बहुत ही एडवांस किस्म की चीज़ें होंगी। और सर वो मेरी जो एप्लीकेशन है वो अभी चल रही है टेस्टिंग पर, यानी बिल्कुल रेडी है। तो उसको हम रोज़ के रोज़ हम टेस्ट कर रहे हैं। कोई ना कोई चीज़ जो भी हमें कमी महसूस होती है, फिर हम वो जो हमारा डेवलपर है, प्रोग्रामर है, वो फिर उसको दूर करता है, फिर दोबारा उसको भेज दिया जाता है, फिर वो दूर करता है। बस वो समझिए अब टेस्टिंग मराइल में आ गई है ये। तो टेस्टिंग हो सकता है हफ्ते में, 10 दिन में, जो ही वो कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि जहाँ पर हमने इतना सब्र किया, उसको लॉन्च करने से पहले पहले हम चाहते हैं कि उसके अंदर कोई एरर ना आए। आप लोगों के पास जब एप्लीकेशन पहुंचे तो बिल्कुल ये नहीं कि यस पोजीशन हो, ये ना हो कि आप उसको जब इंस्टॉल करें तो आप मुझे कहें कि साहब लॉगिन नहीं हो रहा, ये हो रहा है, तो वो हो रहा है, एरर आ रहा है, तो वो कम से कम चीज़ें ना हो ये। तो इंशाल्लाह ज़्यादा टाइम नहीं है सर। जी मोहम्मद आमिर साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम एक चीज पूछनी थी कि अगर 6-7 साल पहले देखें तो लकी सीमेंट जो है वो तकरीबन 120 के राउंड अबाउट, कभी थोड़ा ऊपर कभी थोड़ा नीचे इधर घूमता रहता था। सब ये कहते थे कि ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इसकी प्राइस हिलती ही नहीं थी। लेकिन फिर करते करते वक्त के साथ वो मतलब 5 टाइम्स 6 टाइम्स ऊपर चला गया, क्योंकि वो फंडामेंटली स्ट्रांग था और इवेंचुअली वो अपनी उस लेवल पे पहुंच गया 5-6 टाइम्स का गेन देके। इस तरह के मैंने कहा अभी कुछ आप 2-3 कंपनी का बता सकते हैं कि अभी कौन सी ऐसी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है जो बहुत ही अच्छे रेट, ट्रीट के अलावा, ट्रीट तो आप बताते ही रहते हैं, इसके अलावा जो अगले 2 साल 4 साल 5 साल में इस तरह 5 टाइम्स या 6 टाइम्स बढ़ने के जिनके चांसेस काफी ज्यादा हैं। जी यस सर। जी सर, बिल्कुल बहुत सी कंपनी है सर, जैसे ये आपका गनी ग्लास जो है GHGL, इसके अंदर बहुत पोटेंशियल और ये बहुत अच्छा ग्रुप भी है और कंपनी भी बहुत अच्छी है। इसी तरह हम जो एवियन की तारीफें करते हैं, एवियन जो है वो बहुत अच्छा स्टॉक है, इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है कि आने वाले 3-4 साल एवियन में तो आप देखें ना 25-30 रुपए का ये स्टॉक हुआ करता था, अभी ये तकरीबन 100 रुपए पर पहुंच गया ना करते 200% के करीब करीब तो ये पहुंच ही चुका है। और अगले 3-4 साल में तो आप देखेंगे ये 500-600 के करीब से आपको कम मिलेगा ही नहीं ये। फिर इसके अलावा जो तारिक ग्लास है TGL, उसके अंदर भी बहुत पोटेंशियल है, यानी कि बहुत अच्छी कंपनी है। फिर ये जो प्रेमा है आपका फूड के अंदर, प्रेमा बहुत अच्छी कंपनी है दूध की। इसने तो इंटरनेशनली बाकी सारे जो आपके दूध है ये ओल्पर और नेस्ले को भी पीछे छोड़ा था प्रेमा जो है मिल्क ने। तो इंशाल्लाह आप ये भी देखेंगे कि आने वाले कुछ सालों में ये बहुत ज़्यादा आगे जो है वो परफॉर्म करेगा। फिर ये जो टॉमसेल है फूड की जो कंपनी है, जो बिल्कुल अल शहीर के करीब करीब वाली ऑर्गेनिक मीट की कंपनी है, फूड एक्सपोर्ट करती है ये मीट, तो ये भी आप देखेंगे ये बहुत अच्छी सर कंपनीज है। और यहाँ पर इनको कंसोलिडेट यानी कि एकोमुलेट किया जाता है, ये सारा ये इकट्ठा कर रहा है माल। जब ये इकट्ठा हो जाएगा, बड़े प्लेयर के पास आ जाएगा माल मैक्सिमम 80-90%, तो फिर वो अगले 3-4 साल के बाद इसको कहाँ पर लेके जाएंगे, वो जैसे आपने लकी की एक मिसाल दे दी। अब लकी जो है इतने अरसे से वहां पर आप जाके उन्होंने इस पॉइंट पर आकर अपना लकी मोटर्स जो गाड़ियां भी उन्होंने शुरू की, तो अभी रिसेंटली खबर यही थी कि जितना गाड़ियों से इनके पास पैसा आया उतना लकी सीमेंट से इनको इतना पैसा नहीं मिला जितनी इनकी ये कार की जो सेल हुई है, ये वो सारा पैसा भी तो कंपनी के पास जाता है। तो इस तरह ऐसी कंपनीज की तरफ आपकी नजर होनी चाहिए जिनका आगे फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो और जो आगे एक्सपेंशन की तरफ सोच रहे हैं, वो कंपनीज पे निकल जाती हैं आगे। ये सिस्टम देखें, सिस्टम कभी 60-70 रुपए से ऊपर जाता नहीं था, अब वो 700-800 रुपए से नीचे आ ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। जी अमजद हुसैन साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अमजद हुसैन साहब। सैयद अहमद साहब, मैं कराची साहब को अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ सर, बस वो वेव्स जो है ना, मैंने 18 रुपए 68 पैसे पे लिया हुआ है, तो उसका पूछना था सर। ये बहुत अच्छा स्टॉक है, पैसे हैं तो यहाँ पर और ले लें वेव्स को, ये 18, 17, 16 ये यहाँ पर इकट्ठा करके
6 महीने साल के लिए आराम से आप बैठ जाएं, बस मार्केट को अच्छा होने का इंतजार करें। ये तो जो ही मार्केट की सुबह होगी यानी मार्केट बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएगी, यही वेव्स आपका 35-36 रुपए पर इंशाल्लाह जो है वो आराम सुकून से पहुंच जाएगा। ये इस तरह का इस लेवल की कंपनी है वेव्स। अगर आपको यकीन आए तो आप अपने जो बड़ी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है वहां पर आप चले जाएं, वहां से पूछें कि वेव्स की क्या पोजीशन चल रही है, जो इनकी सेल वगैरह कैसी है, वेव्स के प्रोडक्ट कैसी हैं, वो आपको बताएंगे कि वेव्स कैसी कंपनी है ये। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वक्ती ये स्टॉक नीचे आया हुआ है, अदरवाइज वेव्स के अंदर कोई मुझे नजर नहीं आता कोई प्रॉब्लम हो। ये जी इनायत तो रहमान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर भी ये CPHL कहाँ पे लेना है चाय भी? जी सर सिटी फार्मा को लेना, ये 30 रुपए से 35 रुपए के दरमियान इसको इकट्ठा करना शुरू करें और बिल्कुल फिर बैठ जाएं इसके अंदर। जितने भी पैसे हैं वो लगाएं, बेशक सिटी फार्मा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 30 रुपए और 35 रुपए के दरमियान दरमियान सारा पैसा जो है वो 35 पर ना लगाएं, थोड़ा लगाएं 35 पर, और अगर ये 30 पर आ जाता है तो फिर बिल्कुल बेफिक्र होकर इसके अंदर पैसा लगा कर बैठ जाएं। ये कम से कम आराम सुकून से 45, 40, 45 ये तो नॉर्मल इसके लेवल है, वहां पर ये आपको लाजमी जो है वो लेके चला जाएगा ये। तो और बहुत अच्छा स्टॉक है। जी अमजद साहब आप बोले आप। जी 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 सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ जी सर, वो मैं मार्केट के बारे में ये पूछना चाह रहा था। आज आपने मैसेज भी किया था कि 45,720 के ऊपर ऊपर अगर मार्केट रहती है तो ये फिर कल को इसका ट्रेंड जो होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन ये अपनी अगर हम चार्ट पे देखें तो ये अपनी एक छोटी सी रेजिस्टेंस थी इसके, उसको इसने तोड़ दिया है। अब तो नीचे इसकी जो रेजिस्टेंस आ रही है वो 45,500 की आ रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी जी सर, मार्केट फिलहाल जो है ना, जो आज अभी सुबह अभी ये शुरू होने से पहले मैंने थोड़ा सा जो है मार्केट का रिव्यू दिया, आखिर में भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ओवरऑल सर मार्केट जो है, मार्केट में कोई खराबी नहीं है, सिर्फ मार्केट यहाँ पर कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ये आप लोगों को सिर्फ पैनिक कर रही है क्योंकि पॉलिटिकल जो है ना सिचुएशन हमारे मुल्क के अंदर थोड़ी बेहतर नहीं है ये। तो जो ही बेहतर होगी और यही मार्केट आपको अच्छे अच्छे लेवल दिखाएगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा ये। अभी सिर्फ जो है प्रेशर है सब, यानी कि ओवरऑल जो है हमारी गवर्नमेंट पर भी ठीक ठाक हर चीज का प्रेशर है। कोई पॉलिटिकल पार्टी उनको प्रेशर में उन्होंने लगाया हुआ है, कुछ महंगाई के जोर ने और अवाम के जो है ना रोने धोने ने भी हुकूमत को प्रेशर में डाला हुआ है, और कुछ स्टॉक मार्केट ने भी हुकूमत पर प्रेशर डाला हुआ है। बाहर वालों ने तो वैसे भी फौरन IMF के कर्जे शर्जे रोक कर इनको और भी ज्यादा टेंशन दी हुई है। फिर हमने FATF का भी देखा हुआ, टेंशन है इनको बहुत मिली हुई है ये। तो ये सारी टेंशनें जो है जब ये खत्म होंगी, और बड़ा प्लेयर भी यही देख रहा है कि जो जो उसको नजर आता जाएगा कि अब हालात बेहतर होते जा रहे हैं, तो आप फिर देखते जाएंगे कि मार्केट के अंदर तेजी के साथ रिकवरी होना शुरू हो जाएगी। तब तक जो है ऐसी मार्केट रहेगी। तो ऐसे में फिर ऐसे ही थोड़ा सा आपको भी थोड़ा सब्र और हौसला रखना पड़ेगा ये। जी इकराम राना साहब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर एच कार के बारे में पता करना था कि सर क्या सूरत हाल, इसको लेना चाहिए या वेट करना चाहिए अभी मजीद? सर एच कार लेने में तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आपने लेना है डे ट्रेडिंग, इसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप डे ट्रेडिंग करें इसके अंदर, या शॉर्ट टर्म का आप कोई सोचें इसके अंदर लेने के लिए। अगर आपने प्रॉपर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है और आपका ख्याल है कि मैं कम से कम साल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसके अंदर पैसा रख सकता हूँ, तो इसको आप यहाँ पर इकट्ठा करना शुरू करें। अभी 212 रुपये पर है। अगर 150 रुपये से लेकर 212, 220, इवन के 250 तक भी लेने में कोई बुरा स्टॉक नहीं है ये आपका होंडा कार। सिर्फ ये होगा कि थोड़ा सा आपका टाइम ये लगाएगा वापस ऊपर जाते हुए। जो ही ये ऊपर जाएगा तो फिर ये स्पीड जो है ये फिर ऊपर जाएगा ये, और ये तब ऊपर जाएगा जब मार्केट जो ही थोड़ी सी बेहतर होगी, आपका ऑटो सेक्टर परफॉर्म करेगा। तो ये आराम सुकून से 350, 400 रुपये का ये स्टॉक है। शुरू के लेवल इसके यही है, जो ही ये क्रॉस करेगा लेवल 400 से ऊपर तो फिर ये 700, 800 भी आपको आराम सुकून से ये दिखाएगा होंडा कार। तो ये बहुत अच्छी कंपनी है सर होंडा की। आप प्रोडक्ट देख लेंगे आगे पीछे क्या पोजीशन चल रही है ये। जी तला फ्री साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी। जी उस्ताद मोहतरम, आपसे पूछना ये है कि जैसे मार्केट अप एंड डाउन कर रही है, तो जैसे मार्केट ऊपर जाए तो स्टॉक सेल कर दें और नीचे आए तो स्टॉक बाय कर लें, या बैठ जाए स्पून से लेके? जी जी तला भाई, फिलहाल जो है ना जिस पोजीशन पर मार्केट है ना, उसमें आप ऊपर अगर स्टॉक जाते हैं तो बेहतर ये कि ऊपर प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें।
और फिर आपको ये बार बार मौका देगी। अभी मार्केट ने सीधा नहीं होना। अगर आपको ये लगता है कि मार्केट कल से या आने वाले दिनों से मार्केट एकदम तेज हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी हरगिज आपको नहीं होगा, ये टाइम लगाएगी। तो इस सिचुएशन में यही है कि जो स्टॉक आपको 5% 10% आपको प्रॉफिट दे रहे हैं और आपको लगता है कि आप इंडेक्स यहाँ से फिर टकरा कर वापिस आएगा, तो वहां पर आप लाजमी उन लेवल्स पर प्रॉफिट टेकिंग करें। पैसा उस स्टॉक का उसी के अंदर रखते हुए उस स्टॉक का फिर नीचे आने का वेट करें और फिर नीचे से फिर उसको पकड़ लें, और ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है ये। तो जो 2-4 पैसे आपको मिल रहे हैं कम से कम वो लाजमी फिर उसके अंदर अवेल करें ये। जी मलिक शुएब साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा तकरीबन को 2 लाख शेयर मैंने एएनएल के लिए हुए हैं 18 रुपए में। जी। तो ये जिस रेट पे आया है और मजीद और ले सकते हैं या किस रेट तक जाके इसको और मजीद एंटर किया जाए? एएनएल सर एसकार्ड 9 जो है यहाँ पर बहुत अच्छा है ये ना, ये बहुत अच्छे लेवल है एएनएल के। इसका जो है ना ये बाइंग जोन भी तकरीबन 15 रुपए के राउंड अबाउट, अभी ये आएगा एक दफ़ा 15 रुपए को लाजमी टच करेगा ये एसके 9 अगर मार्केट थोड़ी सी नीचे आई। 3 दफ़ा जो है ना हम कहते होते हैं कि कोई भी स्टॉक नीचे आता है, तो अभी ये तकरीबन 2 दफ़ा जो है इस लेवल तक पहुंच चुका है 15 रुपए तक। तो जो ही तीसरी दफ़ा जो है ये 15 रुपए के करीब करीब पहुंचेगा तो बहुत चांस है कि यहाँ से ये बाउंस बैक करेगा, और जिस टाइम ये ब्रेकआउट दे देगा 19 रुपए का, फिर ये आराम सुकून से पहुंचेगा 25-26 रुपए के करीब करीब। तो चाहे 16 पर लें चाहे 15, अभी 16 पर है, 16 पर भी लेना कोई बुरा नहीं है। 15 पर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वहां पर भी आप इसको ले सकते हैं। तो बेहतर ये कि इसके अंदर लाजमी जो है वो आप कुछ ना कुछ एंट्री ले के रखें, और ये भी रखने वाला स्टॉक है। तकरीबन जितने भी आप लोगों के हैंड रेस थे वो सारे मैं आपके क्वेश्चन ले चुका हूँ। फीमेल साइड से भी क्वेश्चन है कुछ एक दो। एक मैडम है कराची से, वो पूछ रही है प्लीज एक्सप्लेन चर्निंग स्ट्रेटेजी। चर्निंग स्ट्रेटेजी मैडम, ये स्ट्रेटेजी जो है ये टेक्निक होती है, ये ब्रोकर ज़्यादातर यूज़ करते हैं। जैसे आप लोगों के पैसों से वो बहुत ज़्यादा आपको इंसिस्ट करते हैं ब्रोकर के, बहुत ज़्यादा आप अवर बाय और अवर सेल जो कर लेते हैं, यानी कि पैसों से बढ़कर जो है ना ज़्यादा बाइंग करना, फिर सेलिंग कर देना लेवरेज पर, और फिर बाय भी आपको ऊपर आपके प्राइस आपके पैसों से ज़्यादा बढ़कर, जिसको हम लोग कहते हैं जी आप ओवर स्पीड चलना शुरू हो गए। तो ये जब ब्रोकर्स अक्सर ये ऐसा करते हैं आप लोगों के पैसों के साथ जो है, तो इस टेक्निक को जो है वो कहा जाता है चर्निंग स्ट्रेटेजी ये। बाकी मैडम एक कॉल और से वो पूछती हैं टॉमसेल का बता दें, कंटिन्यू डाउन जा रहा है एग्जिट कर लूँ, या मैडम आपने ये नहीं बताया कि टॉमसेल जो है ये आपने किस रेट पर जो है वो लिया हुआ है ये। अभी फिलहाल जो है टॉमसेल की करीब करीब की भी सपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये तकरीबन नीचे जो आता हुआ नज़र आ रहा है 32 रुपए के राउंड अबाउट, इसके ज़्यादा चांसेस है कि ये आएगा। तो अगर आपने कहीं नहीं लेवल पर लिया हुआ है तो एक दफ़ा आप प्रॉफिट टेकिंग करें, और जो ही 32 रुपए के करीब आता है तो वहाँ पर जो है ना आप फिर जो है ना दोबारा इसको बाय कर लीजिए। लास्ट में जो है 7-1 मिनट है, थोड़ा सा मार्केट को हम दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। जैसे ये हमारी KC 100 इंडेक्स का चार्ट ही हमारे सामने जो है वो नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जो है ना जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, जैसे ये वाला कुछ मूविंग एवरेजेस और भी मैं ऐड कर लेता हूँ। लास्ट टाइम हमने इसको ऐड किया था, एक और मूविंग एवरेज था हमारा, ये हमारे पास 9 का, और इधर हम इसको 50 का मूविंग एवरेज के साथ शायद मैंने आपको जो है इसका कुछ समझाया था कि जो लास्ट टाइम मार्केट ट्रेड करके जैसे ये वाला लेवल है, और टाइम फ्रेम आई थिंक 2 डे का मैंने सेलेक्ट किया था ये, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको हम लोग हाइड कर देते हैं ये। जैसे यहाँ पर जो है ना अगर आपने 1-2 दिन पहले वाली मेरी वीडियो जो है वो जो मैंने आपके साथ एक पर्सनल वीडियो भी शेयर की थी, उसको ज़रा हम थोड़ा सा देखें और आप भी इसको भी ज़रा समझने की कोशिश करें कि मार्केट जो वो कैसे जो है ना वो बाउंस बैक करती है और क्या इसका सीन होता है ये। जैसे यहाँ से हमने मार्केट के अंदर बात की थी कि ये जो जून की बात है, यहाँ से जून से मार्केट ऊपर आई और होने के बाद मार्केट के फिर अंदर ये ना ये रिकवरी यानी कि फिर ये करेक्शन शुरू होगी मार्केट के अंदर, और मार्केट ने इस लेवल को, ये जो मूविंग एवरेज है मैंने ये 50 की मूविंग एवरेज लगाई हुई है ये, ठीक है, इसको मार्केट ने जो है ये 3 दफा जो है इसको इसने टच किया मार्केट ने। ये जो 50 की मूविंग एवरेज है ये यानी इसका मतलब ये होता है कि ये तकरीबन 50 वर्किंग डेज बनते हैं ये वाले, और 50 वर्किंग डेज का मतलब ये है कि आपके अगर जनरली हिसाब किताब लगाएं तो कम से कम 2 महीने या 2 महीने से थोड़ा सा ऊपर का टाइम होगा, 2 महीने के राउंड अबाउट ये करेक्शन जो है ये हमें देखने को मिलती है ये। अगर हम यहाँ से जब मार्केट करेक्शन करके नीचे आई तो इसको जरा हम कैलकुलेट भी करें तो नीचे आपको नजर आ रहा है 11 सितंबर 2020, और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये 20 नवंबर, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो ये तकरीबन वही 3 महीने जो है ना ऑलमोस्ट ये बनते हैं। और इन लेवल्स की बात करें तो यहाँ पर ये मार्केट है तकरीबन 5 अक्टूबर को, और यहाँ पर मार्केट है तकरीबन 20 नवंबर को, तो अक्टूबर नवंबर वही 2 महीने ऑलमोस्ट जो है ये बन गई है। तो 2-3 महीने 50 की मूविंग एवरेज को टच करने का मतलब ये होता है
कि 2-3 महीने की करेक्शन थी, यही आपने देखा कि 2-3 महीने की करेक्शन हुई और मार्केट फिर ऊपर चली गई है। यानी यहाँ का बॉटम बनाया था 39,657 का और फिर मार्केट ऊपर चली गई है तकरीबन कितने लेवल पर 47,326 का। अब फिर यहाँ पर मार्केट ने फिर यहाँ पर करेक्शन की, ठीक है, ये जैसे नीचे आई इस लेवल को टच किया, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर उसने 3 दफा जो है ये वही वाले लेवल को उसने टच किया, नीचे गई ऊपर। तो इसकी करेक्शन का भी टाइम हम लोग देख लेते हैं, जैसे ये 4 फरवरी से लेकर और यहाँ पर मई, तो फरवरी क्या हो गया, मार्च अप्रैल मई, तो ये तकरीबन वही 3-1 महीने का टाइम मार्केट ने यहाँ पर भी गुजारा। तो हम इसे जनरल असेसमेंट ये लगा लेते हैं कि मार्केट अगर 50 की मूविंग एवरेज को टच करके निकलती है तो 50 की मूविंग एवरेज जो 50 वर्किंग डेज हैं, ये जितने भी वर्किंग डेज बनते हैं 2 हफ्ता इतवार बीच में से निकाल दें, तो बाकी जो 50 दिन आप अगर कैलकुलेट करें तो वो कहाँ पर जाके खत्म होता है, ये 2.5-3 महीने तक मार्केट के ऑलमोस्ट ये करेक्शन रहती है ये। अब यहाँ पर इसकी बात करते हैं। अब 50 की मूविंग एवरेज को मैं हाइड कर रहा हूँ और ये 200 की मूविंग एवरेज मैंने लगाई। जैसे आपसे कहा गया था कि ये 200 की मूविंग एवरेज को मार्केट ने यहाँ पर टच किया ये और यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे तकरीबन इस लेवल से ऑलमोस्ट मार्केट जो है ये जो हाई बनाने के बाद फिर मार्केट साइडवेज में चली गई और साइडवेज के बाद फिर नीचे आ गई। तो यहाँ पर जो है ये तकरीबन टाइम है 14 जून का और यहाँ तक मार्केट नीचे पहुंची है, अभी टाइम हो गया तकरीबन अक्टूबर। तो जून और अक्टूबर आगे इसको महीने हम कैलकुलेट करें तो ये महीने हमारे कितने बनते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अभी तो मेरे ख्याल में 5-6 महीने, और नवंबर भी यानी कि मार्केट फिर ऊपर गई और फिर वापस नीचे दोबारा इसी की तरफ जो है मार्केट गामजन है कि हम कह रहे हैं कि मार्केट अगर दोबारा इसको टच करती है और जैसे इन लेवल्स पर मार्केट ने 3 दफा तकरीबन टच किया, इन लेवल्स पर मार्केट ने 3 दफा टच किया, और अगर मार्केट का यही प्रोग्राम है कि इसी की अगर मार्केट सपोर्ट लेना चाह रही है ये, तो ये है 200 का मूविंग एवरेज। ये 200 का मूविंग एवरेज 200 डेज जो आप अपने जहन में रख लें। 200 डेज जो है ना, वर्किंग 200 डेज अगर आप कैलकुलेट करें तो 200 डेज कितने महीने बन जाएंगे आप लोगों के, हफ्ता इतवार बीच में से निकाल के ना करते ये साल जो है लग ही जाता है ऑलमोस्ट। जैसे अभी पीछे ये मैं कुछ जुबानी बातें नहीं कर रहा, ये इसकी बेस पर मैं बात कर रहा हूँ, पीछे की बेस पर मैं ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो एवरेज है ये 200 है ना, पहले तो वो एवरेज थी 50 की, तो 50 डेज हमने कैलकुलेट किया तो 50 हमने कहा 2-2.5 महीने लग जाते हैं, और ये जो है ये आ गया 200 की बात। तो 200 की मोटी मोटी बात ये है कि अगर यहाँ से जून से मार्केट यहाँ पर आई है तो मेरे हिसाब से 6 महीने अगर यहाँ पर लग गए हैं तो ये 5 महीने अगर लगे हैं नवंबर तक, तो 5-6 महीने और आप कैलकुलेट कर लें आगे, तो 5-6 महीने जैसे ये हुकूमत के हालात चल रहे हैं, मुझे यही लगता है कि 5-6 महीने तक फिलहाल मार्केट सीधी होने वाली नहीं है ये, ठीक है। तो जब 6 महीने तक मार्केट सीधी होने वाली नहीं है, उस बड़े प्लेयर को भी पता है कि 6 महीने हो सकता है उसने कैलकुलेट किया हो, शायद इसी वजह से उसने इसी मूविंग एवरेज पर ही करेक्शन किया, उसको भी कैलकुलेट होगा कि आगे कितने टाइम के बाद हमारे हालात बेहतर होते जा रहे हैं या कोई पॉलिटिकल चेंज आते जा रहे हैं, इतना टाइम लग सकता है। तो जब तक जो है ये चेंज आता है तब तक ये वाली करेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगी। जो ये करेक्शन कंप्लीट हो जाएगी उस वक्त आप देखेंगे कि आपके मुल्क के हालात भी बेहतर हो जाएंगे, हो सकता है पाकिस्तान को कर्जे भी मिल जाए, पाकिस्तान FATF से भी निकल जाए, सब कुछ बेहतर हो जाए। अलबत्ता जो है ना टेक्निकली हम यहाँ पर इन लेवल्स को ये जो लेवल्स होते हैं ये हम इसीलिए अपने जहन में हम रखते हैं कि जहनी तौर पर हम तैयार होते हैं ये मार्केट का इस लेवल पर आना, 200 की मूविंग एवरेज पर आना। 200 आम लोगों को इतना पता नहीं होता, 200 का मतलब ये है कि ये पिछले 200 दिन की एवरेज लाइन है, ये जितनी भी कैंडल्स बनी है 200 दिन की ये कैंडल है, यानी पूरे साल की ये आपका ये मूविंग एवरेज बना हुआ है ये वाला। तो ये जो है ना वो बड़ा प्लेयर जो है उसने इस एवरेज से नीचे नहीं स्टॉक को आने दिया, इंडेक्स को नहीं आने दिया। इसका मतलब ये है कि उसने अपनी एवरेज यहाँ कहीं बनाई होगी इसी मूविंग एवरेज पर, तभी वो इसको यहाँ से नीचे नहीं आने दे रहा है, ठीक है। तो हो सकता है अगर यहाँ से नीचे है तो फिर तो काम और भी बड़ा हो जाएगा। ये 2 डे लगा हुआ है, फिर इसके बाद इससे बड़ा टाइम फ्रेम जो होता है वो वीक का होता है, ये वो बहुत बड़ी करेक्शन होती है। तो इतनी बड़ी करेक्शन की तरफ उम्मीद नहीं है कि हम लोग जाएंगे। अलबत्ता कम से कम 6 महीने आप लोग अपने जहन में रखें कि उसमें आपने कैसे चलना है। पैनिक नहीं होना आप लोगों ने, इसीलिए आप लोगों से बार बार कहा जाता है कि पैनिक नहीं होना, पैनिक वो आपको करेगा। बस आप जहन में बिठा लें अगले जून तक आप लोगों ने बिल्कुल ठंडे होकर और अच्छे बच्चों की तरह सब्र के साथ आपने ये टाइम गुजारना है। इंशाल्लाह ये रात जब गुजर जाएगी, ये हम इसको कहते हैं डार्क पीरियड, ये डार्क पीरियड जो ही खत्म होगा फिर उसके बाद सुबह आ जाएगी, और फिर सुबह का जो टाइम होता है वो इतनी जल्दी सुबह खत्म नहीं होती। सुबह आपको पता है जब सुबह शुरू होती है तो वो कहीं मगरिब में जाकर खत्म होगी। इंशाल्लाह ये सुबह भी जब शुरू होगी, चाहे जून से शुरू हो, चाहे मई से शुरू हो, चाहे अप्रैल से शुरू हो, वो जब सुबह शुरू होगी वो फिर जाके ख़त्म होगी इंशाल्लाह मगरिब के बाद जाके, जब अंधेरा जब तक छा नहीं जाता। तो तब तक जो है हम लोग इंतज़ार में बैठे हुए हैं, हम बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, और ना ही हम लोग जो पैनिक होंगे, ना ही हम लोग मायूस होंगे मार्केट से।
कि जी मार्केट से हम मायूस हो चुके हैं। मायूस, बिल्कुल मायूसी कुफर है। इस हालात में मायूस होना तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आप सारा लॉस करके निकल जाएंगे। 4 महीने आप गालियां देंगे मार्केट को, इस दौरान मार्केट बेहतर होना शुरू हो जाएगी। जब तक आप मार्केट में दोबारा आएंगे तो वो फिर रात हो चुकी होगी मार्केट की। ठीक है, तो इस तरह ये साइकिल सारा चलता रहता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जूम सेशन जो इंशाल्लाह रोज हम लोग लाइव जूम सेशन रखेंगे, चलिए आप लोगों से बात हो जाया करेगी, आप लोगों का भी कोई दुख दर्द जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ये 8 से 9 पर टाइम हमारा फिक्स होगा, क्योंकि हम कुछ ज्यादा टाइम इसको बढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को आज की इस एपिसोड के साथ इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।